एक पेंसिल जो महज 5-6 रुपए की आती है और एक डायमंड की रिंग जो लाखों की आती है, दोनों एक ही मटेरियल से बने होते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट जो दुनिया में हर जगह पे है, उसको एलिमेंट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसलिए क्योंकि हम जो यूज करते हैं और हमें जिससे बनाया गया है, हर एक चीज में कार्बन बसा हुआ है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कार्बन क्या है और उसके कंपाउंड्स जो हम डेली यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हम जो मेडिसिन लेते हैं, हम जो बुक्स पढ़ते हैं, हमारे जो आजू बाजू पेड़ है और हमारे खुद के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन रहा है। तो इसके लिए कार्बन कैसा होना चाहिए? कार्बन हर जगह होना चाहिए और बहुत सारा होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली कार्बन जो है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि अगर अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो ओनली 0.02%, मतलब पूरे अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 0.02% कार्बन है। और वो भी कार्बन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, वो कार्बोनेट्स फॉर्म में। कार्बोनेट्स हमने देखे ना, Na2CO3, ओके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर वो कोल के फॉर्म में है, या फिर वो पेट्रोलियम के फॉर्म में है। मतलब कि वो किसी चीज के अंदर है, वो डायरेक्ट तो है भी नहीं। यहां पे अगर एटमोस्फियर की बात करो, एटमोस्फियर यानी कि हमारे आजू बाजू जो हवा है, उसके अंदर भी 0.03% ओनली कार्बन इज देयर, और वो भी CO2 के फॉर्म में, डायरेक्ट तो कार्बन है ही नहीं। फिर भी कार्बन इतनी जगह पे इतना स्ट्रांगली हमारी लाइफ को असर कैसे कर सकता है, इतना कम होने के बावजूद? प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये 0.05% इन ऑल अराउंड एटमोस्फियर और अर्थ क्रस्ट का टोटल मिला के 0.05% है, जो कि एक छोटा नंबर होना चाहिए लेकिन एक बड़ा नंबर है, बिकॉज अर्थ क्रस्ट और एटमोस्फियर बहुत ही बड़ा है। लेकिन बाकी के एलिमेंट के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है। ओके, और बहुत ही कम है तो क्यों और कैसे ये हर एक चीज के साथ मिला हुआ है? तो उसके अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर ऐसा क्या है दैट बॉन्ड्स विद एवरीथिंग, जो आजू बाजू सब कुछ है, जितना भी है उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। बॉन्डिंग इन कार्बन। तो पहले तो हम एक बॉन्ड के बारे में जानते हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे Na+ और Cl-, ये दोनों जुड़ के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये दोनों जुड़ के जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, राइट। और ये आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ऊंचा, यानी कि ऊपर रहता है, हायर रहता है। जबकि हमारे बेचारे कार्बन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी लो है। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसेसिंग दिस बॉन्ड, उसके पास आयोनिक बॉन्ड तो नहीं है। और एक प्रूफ चाहिए आपको अगर, तो आयोनिक बॉन्ड्स जो है, जब उसको आयोनिक बॉन्ड वाले यानी कि सॉल्ट जो है, जब उसको पानी में मिलाओ, यानी कि उसका एक्वस फॉर्म करो तो, या फिर उसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारा कार्बन जो है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स अगेन वो आयनिक बॉन्ड पजेस नहीं करता है। दैट मीन्स यू कैन से इट डू नॉट पजेस आयंस, राइट। तो फिर वो कैसा बॉन्ड बनाता है? और वो जो बॉन्ड बनाता है, वो जो बॉन्ड बनाता है वो शेयरिंग बेसिस पे बनाता है। शेयरिंग बेसिस पे यानी कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे प्लस माइनस को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। लेकिन इसमें अगर बोलो तो इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक नहीं होता है, सिर्फ शेयरिंग होता है। इसलिए जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होते हैं उनको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो अपने साथ या फिर दूसरे किसी के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, और वो बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? 2-4, यानी कि पहली ऑर्बिट, ये अपना न्यूक्लियस हो गया सपोज, तो पहली ऑर्बिट के अंदर कितना? एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब पहली ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरी ऑर्बिट के अंदर 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी सेकेंड ऑर्बिट में 4 है, होने कितने चाहिए? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आइदर इट कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन चाहिए न्यूक्लियस में, जो कि नहीं है, क्योंकि टोटल 2 + 4 6 प्रोटॉन्स आर देयर। ओनली 6 प्रोटॉन है, जो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके पास हाई एनर्जी होना चाहिए, राइट, हाई एनर्जी, सॉरी, उसके पास हाई अट्रैक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से वो
मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए। नहीं है उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अभी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी, यानी कि पूरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट डोनेट करके भी वो स्टेबल कंडीशन में आ सकता है। तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करना पड़ेगा। लेकिन अगेन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए उसके पास बहुत सारा एनर्जी होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो भी नहीं है। तो इन दिस केस व्हाट इट डज इज, वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सबके साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। कैसे समझाता हूं, हम हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे एक हाइड्रोजन, पहली ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहली में 2 होने चाहिए, दूसरी में 8 होने चाहिए, तीसरी में भी 8 ही होने चाहिए, 32, और ये सब होता है। लेकिन अभी के लिए समझेंगे हम कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे दोनों, ये बोलेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले और ये बोलेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। समझ रहे हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो उसका नहीं हुआ, सिर्फ मतलब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन को दोनों ने बीच में रख दिए, दोनों उसके ऊपर हाथ रख के खड़े हैं। बस इसने उसने क्या है, देखो ऐसे समझाता हूं आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खुद का एक था, दूसरे का एक था, ऐसे ओके, दूसरे वाले को ऐसे उसने पकड़ लिया, खुद का तो पकड़ा ही हुआ है लेकिन दूसरे वाले के ऊपर सिर्फ हाथ रखा है। सेम टाइम पे वो वाले ने इसके ऊपर हाथ रखा है और दूसरा पकड़, खुद का पकड़ रखा है और दूसरे वाले पे हाथ रखा है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने आ गए, 1 + 1 2, हाइड्रोजन के अंदर क्या आ गया, 1 + 1 2, ये वाले को, इसलिए ये H2 बना और H2 जो है दे आर मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। गॉट इट। वैसे ही क्लोरीन में भी होता है, इसको डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, ये जो मैंने बनाया ना इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। अभी क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का भी ऐसा ही है। क्लोरीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, 7। ओके, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि उसको 8 चाहिए। तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 8 चाहिए ना। तो ये देखो, ये इसने ऐसे ले लिए 8 और इसने ऐसे ले लिए 8। अभी ये वाला डॉट वाला जो था ये C का था और ये चौकड़ी वाला जो है वो ये Cl का है। दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो ये क्या बन गया, Cl2 का डॉट स्ट्रक्चर। और इसमें Cl जो है वो अपने ही क्लोरीन दूसरे भाई के साथ क्या बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसी एक लाइन से दिखाया जाता है। ओके, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। अभी देखो नेक्स्ट, ये हो गया Cl का, ठीक है, क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन क्लोरीन। ओके, अभी और देखते हैं हम, दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखो, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। ओके, ये सब आपको याद रखना है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, राइट। तो 17 में से पहले एटम में, पहले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, 2। तो अभी कितने बच गए उसके पास, 15। 15 में से और 8 ले लो, तो 8 लेने के बाद 15 में से 8 चले गए तो कितने बचे उसके पास, 7। यानी कि थर्ड ऑर्बिट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7। तो ऐसे हम काउंट करते हैं धीरे धीरे करके। वैसे ही ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, और ऑक्सीजन क्या क्या है, 8। तो पहली ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, 2। दूसरी ऑर्बिट में 8 - 2 इज 6, तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 6। तो ऑक्सीजन का अगर हम वो डॉट स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो चाहिए कितने ऑक्सीजन को, किसी को भी स्टेबल होने के लिए चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 यहां से ले लेगा, तो उसने इसका ले लिया, ऐसे इसके वाले ऑक्सीजन को ले लिया। यहां पे ऐसे कवर करो तो ये वाले ऑक्सीजन को भी मिल गया। अभी ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, टोटल 2 + 2, राइट। क्लोरीन और हाइड्रोजन में कैसे हो रहा था, एक एक का शेयरिंग हो रहा था। यहाँ पे कितने कितने का शेयरिंग हुआ, 2 2 का। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ओके, 4 का शेयरिंग हुआ ना टोटल, 2 + 2, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डबल बॉन्ड। फिर भी ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड है फिर भी ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली
अभी हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो पहले ऑर्बिट में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दूसरे ऑर्बिट में कितने हो गए 5। तो 2 5 इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी नाइट्रोजन का यहाँ पे अगर बनाए हम तो पहले वाले नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, उसको कितने चाहिए टोटल 8, सबको 8 ही चाहिए होते हैं। तो दूसरा वाला नाइट्रोजन है वो भी ऐसे ही बोलेगा 1, इधर चौकड़ी बना लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अभी 8 चाहिए तो 8 कैसे कवर करेगा देखो ऐसे 3 + 3 6 7 8। तो ये भी ऐसे ही करेगा 3 + 3 6 7 एंड 8। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ पे हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन वो भी कैसे बॉन्ड्स है कोवैलेंट बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो अलग से एक टॉपिक है जो अभी नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन आप समझ सकते हो कि ऐसा ही कुछ कार्बन के साथ होता है जब वो कार्बन जो है उसके पास भी 4 है इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके पास 6 थे उसने खुद के साथ बना लिया। नाइट्रोजन के पास 5 थे उसने खुद के साथ बना दिया। 7 थे खुद के साथ बना दिया। 1 था खुद के साथ बना दिया। लेकिन किसी के पास 4 नहीं था। देखा आपने, किसी के भी पास कार्बन के अलावा किसी के भी पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे। तो 4 नहीं है इसलिए ये सारे अपने साथ बॉन्ड बना पा रहे हैं। लेकिन कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन जो है अपने साथ बॉन्ड बनाता है लेकिन उसके साथ साथ वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ भी अच्छे खासे बॉन्ड्स बना लेता है। ओके, बिकॉज उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और वो जितने भी बॉन्ड्स बनाते हैं वो कैसे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता है। तो वो कैसे बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट। दैट इज द टेक फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, आगे देखें तो कार्बन जो है उसमें उसका जो बेसिक एलिमेंट जो यूज होता है एज अ फ्यूल वो है मिथेन। मिथेन कार्बन जो है, देखो यहाँ पे कार्बन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन के पास हमने देखा कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 ओनली। तो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे अगर मैं रखूं तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जो है शेयरिंग करने के लिए आ जाएगा, ऐसे आ सकता है राइट, क्योंकि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2। तो हाइड्रोजन का ये चौकड़ी वाला खुद का और डॉट वाला जो है वो कार्बन का। ऐसे ही देखो अगर इसको ऐसे फनी वे में थोड़ा समझाऊं तो कार्बन जो है देखो यहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ है और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अभी हाइड्रोजन इधर उधर घूम रहा था, हाइड्रोजन घूम रहा था, हाइड्रोजन को उसने बुलाया भाई तुझे शेयरिंग करना है मेरे साथ इलेक्ट्रॉन का। तो हाइड्रोजन बोलेगा हाँ यस, क्योंकि मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने को। तो कार्बन क्या बोलेगा ठीक है मेरे बाजू में बैठ जा, मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, हम दोनों शेयरिंग करके रहेंगे। तो दिस इज हाउ हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ओके, लेकिन हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से कार्बन का पेट नहीं भरा। कार्बन ने बोला कि भाई तेरे जैसे 2-3 और दोस्त हो जाए तो मेरा भी जो बाकी का शेयरिंग का काम है वो भी हो जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कार्बन के पास कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5 अगर शेयरिंग का देखे तो। लेकिन कार्बन का पेट बड़ा था, कार्बन को कुछ और चाहिए था। कार्बन ने हाइड्रोजन को बोला तेरे दोस्त लोग को भी बुला के ला। तो हाइड्रोजन जो था वो अपने दोस्तों को बुला के लेके आया और एक दोस्त यहाँ पे बैठ गया, दूसरा दोस्त यहाँ पे बैठ गया, तीसरा वाला यहाँ पे बैठ गया। यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन फ्रेंड्स जो है वो इधर अरेंज हो गए लाइक दिस। और कार्बन के भी पास ये सब होने की वजह से कार्बन के पास देखो तो कार्बन के पास भी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये जो है ये कोवैलेंट बॉन्ड बने कार्बन के हाइड्रोजन के साथ राइट। और कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बने उसी को यहाँ पे अगर आप देखो तो सी ऐसे बोलेंगे हम। जो बॉन्ड्स बने हैं उसको कैसे नाम देंगे देखो, इसको कैसे बताएंगे हम, दिस इज योर डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज योर डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। इसको लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर को। ओके, लुईस स्ट्रक्चर। तो ये जो है कार्बन को अगर हम यहाँ पे एक लाइन बताए, हमने देखा कि एक लाइन बनाते हैं हम जब एक सिंगल कार्बन का शेयरिंग होता है दोनों के बीच में, मतलब शेयरिंग 2 ही का होता है लेकिन एक इसका एक उसका, ऐसा जब शेयरिंग होता है तो एक लाइन होती है। 2 इसके 2 उसके, 2 इसके 2 उसके, ऐसा शेयरिंग होता है तो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं। और ऐसे यहाँ पे जहाँ पे देखा देखो 2 होते हैं तो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बीच में 3 इसके 3 उसके तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड बनने के लायक है तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन CH4। ओके, तो दिस बॉन्डिंग
कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, अगेन कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है CH4 के अंदर। अभी इसका देखो तो मीथेन जो है इट इज कलरलेस, कलरलेस यानी उसका कोई कलर नहीं है, इट इज अ गैस बेसिकली, ओके। ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस यानी कि उसकी स्मेल भी नहीं है। यूज्ड इन फ्यूल्स, फ्यूल्स के अंदर, फ्यूल्स यानी कि हमारा जो मतलब हमारा जो घर पे वो गैस वेस चलता है ना, उसका पार्ट है मीथेन, ऐसा नहीं बोल रहा वो मीथेन है, लेकिन वो ऐसे कुछ फ्यूल, वो भी ऐसा ही कुछ फ्यूल के फॉर्म में है, ओके। जनरली बायोगैस का जो बायोगैस पढ़े हो आप, बायोगैस आपने सुना है। बायोगैस क्या होता है कि जो गांव में वो गोबर वगैरह मिक्स करके जो गैस बनाते हैं, और वो गैस को जब हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, दैट गैस इज कंसिडर्ड एज बायोगैस। तो बायोगैस जो है उसके लिए बड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन बायोगैस जो है उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है मीथेन, मतलब बायोगैस आप मीथेन को बोल सकते हो यहाँ पे। और CNG जिसको हम गाड़ियों में भी यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका भी मेन एलिमेंट जो है दैट इज मीथेन, उसके अंदर भी मीथेन का काफी सारा पार्ट होता है। तो बॉन्डिंग इन मीथेन, तो मीथेन जो है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, और ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स, पहले तो आपको ये वर्ड समझा दूं कि एलोट्रॉप्स होता क्या है। एलोट्रॉप्स यानी कि एक ही एलिमेंट के 2 या 3 या फिर अलग अलग स्टेट्स जिसमें वो रहेगा एक ही फेज में, फेज बोले तो सॉलिड फेज में या फिर लिक्विड फेज में या फिर गैस फेज में, ओके। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं एलोट्रॉप की बात करूं तो कार्बन सॉलिड ही रहेगा, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, या चाहे वो फुलरिन हो, मतलब वो सॉलिड स्टेट में ही रह रहा है, उसका फेस सेम है, लेकिन वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट उसके पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अंदर से देखो, फिजिकल केमिकल रिएक्शंस वगैरह में भी देखो, तो उसके पास बहुत ही सेपरेट, अलग अलग, मतलब डायमंड बहुत ही अलग, ग्रेफाइट बहुत ही अलग डायमंड से, और फुलरिन भी बहुत ही अलग रहता है डायमंड से, ओके। तो ये तीनों इतने अलग, लेकिन है सिमिलर सॉलिड स्टेट के अंदर, और है बने हुए एक ही एलिमेंट के, तो इसको बोला जाता है एलोट्रॉप्स। समझ में आया? एलोट्रॉप्स आर द फिजिकली डिफरेंट फेजेस, सॉरी फिजिकली डिफरेंट एलिमेंट्स, मैटर्स, एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, जिसको हम अलग अलग, उसके पास अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, और वो सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर एलोट्रॉप की बात करें तो एलोट्रॉप क्या होगा? एलोट्रॉप जो है यहाँ पे पहला एलोट्रॉप जो है हमारा कार्बन का डायमंड। तो जैसे कि मैंने बोला कि डायमंड बनने के लिए या फिर ग्रेफाइट या फिर फुलरिन बनने के लिए उसके पास सेपरेट कुछ ऐसा अलग होना चाहिए, राइट। तो एक कार्बन जब 4 कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो बनता है डायमंड। 3D फॉर्मेट बनाता है वो, मतलब 3D पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। 3D स्ट्रक्चर बोले तो मतलब एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा इधर 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 इधर, सारी जगह पे अनइवन स्ट्रक्चर में वो अरेंज होता है। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वो बाहर से देखने पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिखता है और बहुत ही शाइनी होता है। और ऐसा बता दूं कि ये जो एलिमेंट है डायमंड जो है दैट इज हार्डेस्ट एलिमेंट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा हार्ड एलिमेंट है वर्ल्ड के अंदर, कोई भी उससे ज्यादा हार्ड एलिमेंट अभी तक नहीं मिला है हमें। तो ट्रांसपेरेंट है, शाइनी है और हार्डेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा एवरीवन नोज कि डायमंड जो है ज्वेलरी में यूज होता है, राइट। रिंग में, नेकलेस में, बहुत सारी जगह पे ज्वेलरी में उसका अच्छा खासा यूज है। आगे देखेंगे तो वो जो है बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि मैंने बताया कि वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंथेसाइज्ड, देखो आपने ऐसा देखा होगा कि हीरे की खान यानी कि डायमंड जो है डायरेक्टली हमें मिलता है जमीन में से नेचुरली, ओके। उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, मतलब घिसना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, लेकिन दैट इज फाउंड नेचुरली फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट डायमंड्स। लेकिन देयर आर वेज टू क्रिएट सिंथेसाइज्ड डायमंड्स, यानी कि सिंथेसाइज यानी मैन मेड डायमंड्स भी बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? तो कि प्योर कार्बन जो है उसको बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो वो धीरे धीरे डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरली भी ऐसा ही हुआ है।
सालों पहले कार्बन की बनी हुई चीजें, यानी कि वी कैन से जो कार्बन मतलब कोयला था या फिर जो सारी चीजें जो कार्बन था बेसिकली, वो सारा जमीन के अंदर दब गया। वहां पे बहुत सारा उसको हीट मिला, बहुत सारा टेम्परेचर मिला और बहुत सारा प्रेशर मिला, जिसकी वजह से धीरे 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 वो डायमंड में कन्वर्ट हो गया। तो हम भी यहाँ पे हम प्योर कार्बन को लेके उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देके वी कैन मेक देम कार्बन्स को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्योर डायमंड को। और वो भी ऐसा बनेगा जो नेचुरल जैसा ही होगा, ज्यादा डिस्टिंग्विश यानी कि ज्यादा डिफरेंस उन दोनों में कोई निकाल नहीं पाएगा। तो वी कैन मेक द डायमंड्स लाइक दिस आल्सो, सिंथेसाइज्ड डायमंड्स। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। ग्रेफाइट जो कि पेंसिल की लीड होती है ना, वो बेसिकली ग्रेफाइट है। उसमें क्या होता है, तो एक कार्बन जो है बाकी के दूसरे 3 कार्बन के साथ लगा हुआ रहता है। मतलब डायमंड को देखो तो एक कार्बन 4 कार्बन के साथ, ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है दूसरे 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड रहता है, एक ही प्लेन में होता है। ये 3 डायमेंशनल जियोमेट्री बनाता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, सिंगल प्लेन में रहता है। यानी कि अगर ग्रेफाइट का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा हेक्सागोनल शेप बनेगा। एक कार्बन जो है वो दूसरे बाकी के, यहाँ पे अगर देखो तो ये वाला कार्बन जो है या फिर ये वाला कार्बन जो है वो बाकी के 2 के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा एक यहाँ पे ऐसे लेयर बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने, हेक्सागोनल लेयर्स बनेंगे ऐसे। तो हेक्सागोनल लेयर्स बनेंगे ऐसे, और लेयर जो है लेयर टू लेयर कनेक्टेड रहेंगे ऐसे, लाइक दिस। समझ रहे हो? तो ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स बनेंगे एक दूसरे के ऊपर, और ये लेयर्स जो है एक दूसरे के ऊपर स्लीप करेंगे। इसीलिए ये जो एलिमेंट है वो हल्का सा स्लिपरी होता है, और बहुत हाई एनर्जी प्रोसेसेस के अंदर, मैकेनिकल प्रोसेसेस जहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहता है, जहां पे ऑयल काम नहीं कर सकता, वहां पे ग्रेफाइट को रखा जाता है। क्योंकि ऑयल जो है पतला हो जाता है गर्मी में, जबकि ग्रेफाइट को ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्रेफाइट जो है एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है हाई स्पीड मशीनरी के अंदर। ओके, और ये एक हैरानी की बात है कि वो जो है दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब रह जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। दैट डजंट मीन कि ग्रेफाइट के अंदर आयोनिक बॉन्ड है। ग्रेफाइट के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाने की वजह से, यहाँ पे देखो आप, सिंपल है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन को ये कनेक्शन हटा दो तो क्या बनता है, ग्रेफाइट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसका रह गया ना, कार्बन का क्या था 2 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन बने, 3 के साथ कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन एक जगह जोड़ने की रह गई कोवेलेंट बॉन्ड में, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है। इसलिए वो जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन है फुलेरिन। फुलेरिन यानी कि एक फुलेरिन जो है वो, पहले तो बता दूं कि बकमिनिस्टर फुलर ने उसको ढूंढा था या फिर आइडेंटिफाई किया था, इसलिए उसको फुलेरिन बोला जाता है। ओके, फुलेरिन को बकी बॉल भी बोलते थे पहले, बकी बॉल, क्योंकि वो फुटबॉल जैसा दिखता है। ओके, बकी बॉल भी बोलते थे क्योंकि वो फुटबॉल जैसा दिखता है। कैसे? तो एक बॉल के अंदर टोटल 60 कार्बन, एक बॉल के अंदर 80 कार्बन, एक बॉल के अंदर 50 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फुटबॉल भी बोलते हैं फुलरेंस को। उनका शेप जैसे कि मैंने बताया, फुटबॉल है तो आइदर वो स्फेरिकल शेप रहेगा या फिर सिलिंड्रिकल शेप के अंदर, ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब फॉर्मेट के अंदर भी रहेंगे। सिलिंड्रिकल यानी कि ट्यूब फॉर्मेट के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। यानी कि ये जैसे हेक्सागोन्स बना रहे हैं ना, कार्बन्स मिलके हेक्सागोन बना रहे हैं, वैसे वो क्या बनाएंगे, ट्यूब बनाएंगे या फिर एक कंप्लीट बॉल बना रहे हैं इस फुलरेंस। और उसका यूज जो है दैट इज डन इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मटेरियल रिसर्च के अंदर। एडवांस मटेरियल रिसर्च यानी कि बहुत छोटे छोटे कुछ नए नए मटेरियल्स को बनाने के लिए फुलरीन का यूज होता है। और नैनो टेक्नोलॉजी में छोटी छोटी ट्यूब्स बनाने के लिए, जैसे हमने देखा ये हमारा फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बनाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी में ये हमारा फुलरीन जो है वो यूज में आता है। और उसका नाम जो है बकमिनिस्टर फुलर ने उसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए फुलर के ऊपर से आ गया फुलरीन। ओके, और ये जो मैंने लिखा है C80, C50, C60,
ऐसे, मतलब एक अगर एक बॉल के अंदर एक जो बॉल कंप्लीट बना हुआ है, अगर वो 60 कार्बन से बना है तो उसको C60 बोलते हैं, 80 कार्बन से बना हुआ है तो उसको बोलते हैं हम C80, और ऐसे ही 50 कार्बन के लिए उसको C50 बोला जाता है। ओके, तो दिस इज, ये बहुत सारा हमने देखा एक ही बोर्ड के ऊपर कार्बन के बारे में, और भी है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो वो जो और भी रह गया था दैट इज बर्निंग, यानी कि कार्बन को जब हम जलाते हैं, कार्बन को डायरेक्टली हम नहीं जलाते हैं, तो कार्बन जिसमें है जैसे कोल, वुड, कैंडल, मिथेन या फिर केरोसिन या फिर कोई भी फ्यूल जिसको हम जलाते हैं जिसके अंदर कार्बन है, तो वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एज यूजुअल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, है ना, फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो बर्न नहीं करता है, तो सिंपली कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा हीट और उसके साथ साथ लाइट यानी कि फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दीज आर द बेसिक्स, जिसके कारण कार्बन जिस जो भी एलिमेंट में है उसको एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर वुड को हमने देखा होगा प्रैक्टिकली, हमारी आंखों से देखा होगा कि जब वुड को जलाया जाता है, वुड यानी लकड़े को जब जलाया जाता है तो उसमें येलो फ्लेम होती है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्मोक भी निकलता है। तो जो स्मोक है वो CO2 है, लाइट यानी कि जो फ्लेम येलो कलर की होती है वो, और उसके साथ हीट यानी जिसको हम तपते हैं, है ना, तो वो, तो वुड को जलाने पे येलो फ्लेम पर स्मोक मिलता है। कैंडल में इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है जिसकी वजह से सूट यानी कि वो ब्लैक कलर का धुआं जैसा निकलता है ना, कैंडल के ऊपर ऐसे हाथ रखो या फिर कुछ रखो तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसमें वो CO2 गैस में से कार्बन मिलके, मतलब CO2 गैस रिलीज होता है तो उसमें से जो कार्बन वाला पोर्शन है वो वहां पे चिपक जाता है, और कार्बन जो है नेचुरली बहुत ही ब्लैक कलर का होता है, इसलिए वहां पे हमको सूट ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। ओके, केरोसिन भी एक फ्यूल है जहां जो गांव में वो प्राइमस वगैरह चलाने के लिए यूज आता है। तो केरोसिन को जब जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम दिखती है, तो ब्लू फ्लेम अगेन हमारी लाइट और हीट देती है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत CO2 रिलीज हो जाता है। ओके, तो दिस इज अबाउट कार्बन एंड इन इट्स वर्सेटिलिटी, मतलब कार्बन जो है बहुत ही अलग अलग फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलता है, फिजिकली, केमिकली एंड एवरीवेयर। ओके, तो ये वर्सेटाइल इतना क्यों है, उसको आंसर करने के लिए इसके बाद वाला आप देखिए वीडियो, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कार्बन इतना वर्सेटाइल क्यों है, उसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना वर्सेटाइल है। वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है, मैं ये चैनल पे हर हफ्ते 500 रुपए का गिव अवे करता हूं। हर मंगलवार रात को 9:15 बजे एक सही जवाब का मैं 100 रुपए पे करता हूं। आपको सिंपली ये वीडियो देखने हैं, उसमें से सीखना है, सीख के मेरे लाइव ज्वाइन करने हैं, और लाइव में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर करना है। एक सही जवाब का 100 रुपए, 5 सही जवाब के आप 500 रुपए लेके जा सकते हो हर हफ्ते मेरे पास से। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस को देखो, हर हफ्ते हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव होता है। ओके, और ये हर हफ्ते होता है, तो आप कोई भी हफ्ते अगर आपके पास टाइम हो तो ज्वाइन जरूर करिएगा। और अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल द पेइंग टीचर को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट ये मंगलवार को कौन सा टॉपिक है, कौन से वीडियोज है वगैरह आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।